नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड के पाठ संख्या 10, जिसका नाम है जगरनाथ और विधा है कविता, आज पढ़ेंगे। कविता जगरनाथ की रचना कवि केदारनाथ सिंह ने की। बच्चों, केदारनाथ सिंह को जानने से पहले, उनकी कृतियों को जानने से पहले आइए उनका एक हम संक्षिप्त परिचय जान लें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है कवि केदारनाथ सिंह जी की। केदारनाथ सिंह का जन्म सन 1932 में हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान चकिया कहलाता है, जिसका जिला है बलिया और यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चकिया, जिला बलिया, राज्य उत्तर प्रदेश। केदारनाथ सिंह जी की शिक्षा की बात करें तो केदारनाथ जी ने एमए किया, पीएचडी भी वाराणसी से ही किया। इनकी वृत्ति जो थी वह थी प्राध्यापन की। कहने का अर्थ है कि इनके पेशा की चर्चा हो रही है। इन्होंने शिक्षक का पेशा अपनाया था। पडरौना, गोरखपुर, वाराणसी और नई दिल्ली में इन्होंने प्राध्यापन का कार्य किया। भारतीय भाषा विभाग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और नई दिल्ली से हिंदी के प्रोफेसर पद से ये सेवा मुक्त हुए और तत्पश्चात उन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य भी किया। यदि हम केदारनाथ सिंह को उनके सम्मान के लिए जानते हैं तो उसमें सबसे बड़ा सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। केदारनाथ जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कुमारन आशान कविता पुरस्कार से भी केदारनाथ जी पुरस्कृत हुए। दयावती मोदी कविता पुरस्कार भी केदारनाथ सिंह जी को मिला था। केदारनाथ जी की प्रमुख कृतियों की अगर हम चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम काव्य संग्रह की ओर देख सकते हैं। इनका प्रमुख काव्य संग्रह है अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ कविता इनकी काफ़ी प्रसिद्ध थी। अभी अभी हमने केदारनाथ सिंह जी के काव्य संग्रहों को जाना। केदारनाथ जी ने आलोचना तथा शोध की पुस्तकें भी लिखी हैं, जिसमें कल्पना और छायावाद इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान नामक आलोचना पुस्तक भी इन्होंने लिखी। यह पुस्तक भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। कारण स्पष्ट है कि हिंदी कविता में बिंबों का क्या प्रभाव है, बिंब कैसे डाले जाने चाहिए, जो हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर स्पष्ट ही सामने आ जाए, उसकी चर्चा इस पुस्तक के माध्यम से की गई है। एक पुस्तक और भी है, उसका नाम है मेरे समय के शब्द। यह पुस्तक भी जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। केदारनाथ जी ने अपने समय के शब्द नाम से यह कविता लिखी थी, जिसका नाम था मेरे समय के शब्द नाम से एक पुस्तक लिखी थी। इनकी एक कविता पुस्तक भी है जिसका नाम है प्रतिनिधि कविताएं। इसके संपादक हैं परमानंद श्रीवास्तव। यह राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। बच्चों, अभी अभी हमने केदारनाथ जी का एक संक्षिप्त परिचय जाना। आइए अब हम इनके साहित्यिक परिचयों से भी अवगत हो लें। केदारनाथ जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। केदारनाथ सिंह
20वीं सदी के छठे दशक में कविता लिखना प्रारंभ करते हैं। कहने का अर्थ है सन 1960 के आसपास। केदारनाथ सिंह नई कविता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कवि थे। नई कविता क्या थी? नई कविता प्रयोगवाद के बाद आई थी। हमने पिछली 2 कक्षाओं में प्रगतिवादी कवियों को पढ़ा था। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आया और प्रयोगवाद के बाद नई कविता। प्रगतिवाद का समय 1936 के 43 था और प्रयोगवाद का 43 से 51। और जब हम नई कविता की बात करते हैं तो वह सन 1951 से 60 के आसपास की कविता को नई कविता कहा जा रहा था। इसी के समय की उपज है मुक्तिबोध भी। केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध ये भी तार सप्तक के कवि रहे। अज्ञे ने नई कविता के और प्रयोगवाद को अज्ञे के द्वारा बढ़ाया गया था। नई कविता जो कि नाम से ही स्पष्ट है, उसमें लिखा ही हुआ है नया शब्द। नई, नया किस संदर्भ में? नई भाषा शिल्प, नई विचार, नए विषय, कथ्य, शैली, सब में नयापन। इसी के एक प्रमुख हस्ताक्षर कवि नई कविता आंदोलन के केदारनाथ सिंह हुए। यही कारण है कि केदारनाथ सिंह को नई कविता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है। आगे के प्रमुख बिंदु में हम देख सकते हैं गवई किसान जीवन और संस्कृति के अछूते बिंबों के कारण उनकी पहचान। आज से पूर्व जो कविताएं थीं, उन कविताओं में छोटे छोटे विषय आम आदमी के लिए कोई स्थान नहीं था। बड़े बड़े महान हस्तियों के विषय में लिखा जाता था। किंतु जब केदारनाथ सिंह आए, नई कविता और प्रयोगवादी कविताएं आने लगी, तो साधारण इंसान, साधारण जनजीवन के बीच की, प्रकृति के बीच की सभी विषयों को अपने कविता में विषय के लिए स्थान दिया गया। यही कारण है कि केदारनाथ जी ने गवई किसान जीवन को भी अपने कविता का विषय बनाया। साथ ही साथ किसानी संस्कृति को भी उन्होंने दिखाया। अछूते बिंब, अछूते बिंब कहने का तात्पर्य है जिन बिंबों को पहले कभी न छुआ गया हो। ऐसे प्रतीक, ऐसे बिंबों का स्थान केदारनाथ सिंह जी ने साहित्य में बड़े ही मजबूती से रखा। 8वें दशक में अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 8वें दशक का अर्थ है सन 1980 के आसपास। बच्चों, हम देख सकते हैं कि सन 1960 के आसपास इन्होंने लिखना शुरू किया और 1980 तक आते आते इन्होंने अपनी पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि का स्थान हासिल कर लिया। कविता में सबसे ज़्यादा ध्यान बिंबों के निर्माण और कविता में उनके गतिशील नाटकीयता पर दिया। कहने का अर्थ यह है कि जो बिंब, जो प्रतीक हमारे मन मस्तिष्क में उभरते हैं, उन्हें केदारनाथ जी ने साहित्य के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से हम सभी के समक्ष उपस्थित कर दिया। कविता में उनके सदैव एक गतिशीलता दिखाई पड़ती है। साथ ही साथ नाटकीयता की विशेषता भी उनकी कविता में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा एक नाटक कर्म कविता के साथ साथ चल रहा है और जो बिंब उभरते हैं हमारे भीतर वह सचित्र होता है और साथ ही साथ कविताएं गतिशील रहती हैं। कहीं भी कविताएं ठहरी हुई नहीं प्रतीत होती। आगे इनकी हम चर्चा करते हैं। इनके बिंब, कल्पना, मूर्ति विधान, इन सभी की। बिंब, कल्पना, मूर्ति विधान, गहरा यथार्थबोध एवं स्वाभाविकता इनकी कविता की विशेषता है।
हमने बिंब के बारे में जान लिया है, कल्पना को भी हम समझते हैं। मूर्ति विधान, मूर्ति विधान कहने का अर्थ यह है कि जब कविता में केदारनाथ जी किसी विषय को रखते हैं तो ऐसा स्पष्ट होता है कि एक मूर्ति जो साक्षात उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ गहरा यथार्थ बोध भी दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ है कि कल्पना भी ऐसी कल्पना नहीं जो बिल्कुल रहस्य उत्पन्न करती हो, बल्कि वह कल्पना जो यथार्थ से भी कहीं अधिक यथार्थ होती है। यानी जो यथार्थ जो हम भोग रहे हैं, केदारनाथ जी वही रचते थे और उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता थी, कहीं से भी बनावटीपन नहीं था। मैंने संक्षिप्त परिचय में भी चर्चा की थी। आप बिंदु भी, आखिरी जो प्रमुख बिंदु है इस स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा, प्रसिद्ध लंबी कविता बाघ। हमने कहा भी था कि केदारनाथ जी की एक कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुई जिसका नाम था बाघ, और यह काफ़ी लंबी कविता है। आइए इनके परिचयों को और भी जानें। कविताओं में संप्रेषण और सुगमता की ओर ध्यान अधिक केंद्रित किया था केदारनाथ सिंह जी ने। केदारनाथ जी का मानना था कि कविताओं में संप्रेषण होना चाहिए, संप्रेषणीयता होना चाहिए। जो कवि कहना चाहता है वह उसका प्रसार पाठकगण, श्रोतागण तक आसानी से चला जाए। यही कारण है कि वो केवल संप्रेषण की बात नहीं करते, साथ ही साथ सुगमता की भी चर्चा करते हैं। कविताओं का जो कथ्य है, जो कवि कहना चाहता है, वह संप्रेषण और सुगमता के साथ पाठकगण तक पहुंच जाए। आगे बोलचाल और संवादों की सामान्य नाटकीय शैली का भरपूर उपयोग। कविता में बच्चों हम देखेंगे कि केदारनाथ जी की जो भी रचनाएं होती हैं, उनमें रचनाओं में ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखी गई है। साथ ही साथ यह भी प्रतीत होता है कि किन्हीं के बीच में संवाद हो रहा है। आज जो हम कविता पढ़ेंगे, उस कविता को भी पढ़ने पर आपको यह आभास होगा कि पूरी कविता बोलचाल और संवादों से ही धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सामान्य नाटकीय शैली का भरपूर उपयोग। केदारनाथ जी ने अपनी रचनाओं में नाटकीय शैली का भरपूर प्रयोग किया है। साथ ही साथ महानगरीय जीवन शैली और अपनी मूल धरती, गांव और वहाँ के जीवन शैली का कविता में समावेश। केदारनाथ जी भले ही महानगरीय जीवन जी रहे थे, किंतु वो अपने गांव से कभी कटे नहीं, अपनी मूल धरती से वे कभी बिछड़े नहीं, बल्कि सदैव उनकी रचनाओं में उनकी मूल धरती, उनका गांव समाविष्ट रहा। यही कारण है कि केदारनाथ जी की रचनाओं में आपको गवई, किसानी, महानगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, ठेठ ग्रामीण जीवन शैली, ठेठ ग्रामीण भाषा, ये सब के दर्शन होते हैं। साथ ही साथ पूरी कविताओं में एक नाटकीयता दिखाई देती है, एक गतिशीलता दिखाई देती है। आइए देखते हैं आगे। गांव हो या शहर, कस्बा हो या महानगर, सर्वत्र कवि परिवेश, चरित्र और संबंधों का यथार्थ चित्रण करते हैं। केदारनाथ जी जिस भी रचना को रचते हैं, उस रचना के केंद्र में यदि कोई गांव आया हो या शहर आया हो या फिर कस्बा हो या क्यों ना कोई महानगर हो, सर्वत्र कवि ने उसके पूरे परिवेश का ही चित्रण किया है। चरित्र और संबंधों का भी यथार्थ चित्रण दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कविता में केवल वातावरण है या फिर केवल चरित्र ही चरित्र। पूरी कविता गठीली होती है। परिवेश, वातावरण, चरित्र और संबंधों का एक खूबसूरत सा बंधन दिखाई पड़ता है।
आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जगन्नाथ, ऊपर की सारी कही हुई बातों की तस्दीक करती है। कहने का अर्थ है कि जगन्नाथ कविता को भी जब हम पढ़ेंगे तो केदारनाथ जी के जितने भी रचना कौशल हैं उन सभी का भरपूर प्रयोग कविता में दिखाई पड़ेगा। आइए हम अब कविता का वाचन करते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कविता दिख रही होगी। कविता का शीर्षक है जगन्नाथ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आइए हम इसका वाचन करते हैं। कवि कहते हैं, कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, कितने बरसों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यह गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पर। बच्चे कैसे हैं? कैसा है वह नीम का पेड़ जहाँ बंधती थी तुम्हारी बकरी। कवि कहते हैं, मैं तो बस ठीक ही हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बक कराता हूँ क्लास में। यदि मिल गया समय तो दिन में भी मार ही लेता हूँ 2-1 झपकी। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पर छोड़ो, तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है काम धाम? अरे वो उसे जाने दो, वह बन सुग्गों की पात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से। वह है तो है, नहीं है तो भी चलती ही रहती है जिंदगी। पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना तो मैं बड़ी राहत मिलती है। यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना तो बड़ी राहत मिलती है जी को। पर यह तो बताओ, तुम्हारा जी कैसा है आजकल? क्या इधर बारिश हुई थी? क्या शुरू हो गया है आमों का पकना? यह एक अजब सा फल है मेरे भाई। सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। पर यह क्या, तुम्हारे होंठ फरक क्यों रहे हैं? तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई? जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे तुम इस तरह खड़े क्यों हो? क्यों मुझे देख रहे हो इस तरह? क्या मेरे शब्दों से आ रही है झूठ की गंध? क्या तुम्हें जल्दी है? क्या जाना है काम पर? तो जाओ जाओ मेरे भाई, रोकूंगा नहीं, जाओ जाओ। और इस तरह वह चला जा रहा था, मुझे न देखता हुआ और उस न देखने की धार से मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरे बचपन का साथी जगन्नाथ। बच्चों, हमने पूरी कविता का वाचन कर लिया है। आपने भी कविता पढ़ा होगा। साहित्यिक महत्वपूर्ण बिंदुओं की जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपको स्मरण होगा कि अभी अभी हमने यह पढ़ा था और जाना था केदारनाथ सिंह जी की एक विशेषता है कि उनकी रचनाएं बोलचाल की भाषा शैली में लिखी रहती हैं, खासकर संवादात्मक शैली और नाटकीयता शैली में। जगन्नाथ कविता को जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कवि और जगन्नाथ जो उनका मित्र है, दोनों में एक खास प्रकार की बातचीत हो रही है और पूरी कविता संवादों से ही शुरुआत होती है और समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, आइए इस कविता के एक एक पंक्ति का अर्थ जानें। बच्चों, आपको कविता स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। मैं एक एक अनुच्छेद जो दिया गया है कविता का, मैं उसे पढ़ूंगी और फिर उसके अर्थ को हम जानेंगे।
पहली पंक्ति है, कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ। कवि कहते हैं कि जगन्नाथ मेरे भाई तुम कैसे हो, कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कई वर्ष बीत गए, उसके बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, आज तुम्हें देख रहा हूँ। यह गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पर। कहते हैं कि अरे तुम्हारे इस ललाट पर ये गुम्मट जैसा क्या दिखाई पड़ रहा है। गुम्मट यानी चोट लगने से उभर आने वाली गिल्टी। कहते हैं कि ये गुम्मट जैसा क्या तुम्हारे ललाट पर है। खैर, बच्चे कैसे हैं, कैसा है वह नीम का पेड़। वे सवाल करते हैं कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं और कैसा है नीम का पेड़। नीम का जो पेड़ था तुम्हारे गांव में, जहाँ बंधती थी तुम्हारी बकरियाँ जहाँ बंधी रहती थी, वह पेड़ कैसा है। बच्चों, आगे कवि कहते हैं, मैं तो बस ठीक ही हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बक कराता हूँ क्लास में। यदि मिल गया समय तो दिन में ही मान ही लेता हूँ 2-1 झपकी। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पर छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि पहले पंक्ति जब थी, पहला अनुच्छेद था, वहाँ केदारनाथ सिंह जी सवाल करते हैं अपने मित्र जगन्नाथ से। अचानक गांव में बहुत दिनों के बाद आते हैं और उन्हें उनका मित्र जगन्नाथ मिल जाता है और वे उससे सवाल करते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारे ललाट पे ये गुम्मट कैसा आ गया, कैसा है नीम का पेड़ जहाँ तुम्हारी बकरियाँ बनती थी। और ठीक अगले अनुच्छेद में उत्तर देते हैं कि मैं तो बस ठीक ही हूँ। दोनों के बीच में आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि जगन्नाथ द्वारा कहीं सवाल नहीं पूछा गया है, बल्कि केदारनाथ जी उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही अपना उत्तर देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस ठीक ही हूँ। ऐसा लगता है जैसे मित्र के सवाल की प्रतीक्षा वो नहीं करते और अपनी दिनचर्या बताते हैं कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बक कराता हूँ क्लास में। चूँकि प्राध्यापन का कार्य करते थे केदारनाथ जी, तो इन्होंने लिखा है कि मैं कक्षा में जाता हूँ और वहाँ पढ़ाकर चला आता हूँ। कभी कभी समय मिल जाए तो 2-1 झपकी भी ले ही लेता हूँ। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। ये जो पंक्ति है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कहने का अर्थ यह है, यह सामान्य सी दिनचर्या यदि रोज रोज की एक ही बन चुकी है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इस दिनचर्या में कहीं कोई रचनात्मकता की बात नहीं है। फिर वह उस सवाल को वहीं छोड़ देते हैं और कहते हैं, छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम। पुनः कवि अपने मित्र से सवाल करते हैं कि तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है। आगे देखते हैं, अरे वो, उसे जाने दो, वह बनसुग्गों की पात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से। वह है तो है, नहीं है तो अभी चलती ही रहती है ज़िंदगी। पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद। कहते हैं कि अरे हमारे सिर के ऊपर से अभी अभी कुछ बनसुग्गे उड़ गए। ये बनसुग्गे पात में उड़ते हैं, एक साथ कतारबद्ध होकर के। कवि कहते हैं कि ये बनसुग्गे जब मैं गांव में रहता था, जब हम छोटे थे, खेलते थे, गांव की संस्कृति में पले बढ़े थे, उसके परिवेश से जुड़े हुए थे, तब यह बनसुग्गों की पात जब उड़ती थी तो उसके सौंदर्य को देखते ही आश्चर्य में हम पड़ जाते थे। लेकिन अब इन्हीं बनसुग्गों को देखना हमें उतना सुखकर क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है। वे सोचते हैं कि जब मैं गांव में था तो बनसुग्गों का उड़ना आँखों में
एक सौंदर्य का, एक सुकून का, एक उत्साह का भाव हमारे भीतर जगाता था। किंतु आज हम शहरी परिवेश में जी रहे हैं, महानगर में, जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले हैं, इमारतें हैं, वहाँ बनसुगों के लिए स्थान कहाँ है। यही कारण है कि अब इन बनसुगों के प्रति हमारी उत्सुकता समाप्त हो गई है। वह हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी जिंदगी चल रही है। पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों के बाद, आगे क्या कहते हैं कवि, देखते हैं। कहते हैं कि पर कई दिनों के बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना तो बड़ी राहत मिलती है। कहते हैं कि भले ही मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब महानगर के इन टीलों, इन इमारतों के ऊपर उड़ने वाले बनसुगे नहीं दिखते तो हमारी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अचानक आसमान में जब ये उड़ते से दिख पड़ते हैं रंग बिरंगे पंछी, बनसुगे, तो मन को बड़ी राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि कई दिनों के बाद आँखों ने एक नया एक जीता जागता सौंदर्य देखा। आगे वे पुनः कहते हैं, मिलती है जी को बड़ी राहत, पर यह तो बताओ कि तुम्हारा जी कैसा है आजकल। पुनः केदारनाथ जी स्वयं से अपने मित्र के ऊपर आ जाते हैं। वे अपनी बात कहते ही जा रहे हैं, मित्र के लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं छोड़ा। सवाल करते हैं किंतु उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करते, स्वयं उत्तर देते हैं किंतु मित्र को सवाल करने नहीं देते। आगे देखिए क्या कहते हैं कि तुम्हारा जी कैसा है आजकल। कहते हैं कि मेरा तो जो है जीवन शैली जो मेरी है, मेरी जो दिनचर्या है, वो मैंने तो कह डाला। अब तुम बताओ कि तुम्हारा जी कैसा है आजकल, तुम स्वस्थ तो हो ना। क्या इधर बारिश हुई थी? सवाल देखिए, सवाल है क्या इधर बारिश हुई थी। चूँकि शहरों में बारिश कम होती जा रही है, पेड़ पौधे हैं ही नहीं, वनों की कटाई होती जा रही है, जंगल नहीं है। यही कारण है कि शहरों में बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है। लेकिन गाँव में ये मान रहे हैं कि गाँव में बारिश जरूर हुई होगी। क्या शुरू हो गया है आमों का पकना? जो आम बागों में पकते थे, क्या वे आम पक चुके हैं? यह एक अजब सा फल है मेरे भाई। सोचो तो, एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया। कहते हैं कि आम एक ऐसा फल है जिसका स्वाद पूरी दुनिया में छा जाता है, जिसकी खुशबू से पूरी दुनिया भर जाती है। पर यह क्या? फिर एक नया सवाल, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं केदारनाथ जी। बच्चों, अभी अभी हमने केदारनाथ जी की कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ा है। 2 अनुच्छेद हमने पढ़ डाला है। आखिरी अनुच्छेद को हम पुनः नई कक्षा में नए समय के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसलिए वे सवाल करते हैं कि क्या इधर बारिश हुई थी? आगे कहते हैं,